अध्याय 6। माँ कह एक कहानी। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल अपनी माता यशोधरा से कोई कहानी सुनाने की हट करते हैं, तो उनकी माता उन्हें उनके पिता के जीवन में घटित एक घटना को कहानी का रूप देकर सुनाती हैं। व्याख्या। यह परिचय कविता की पृष्ठभूमि को समझाने के लिए है। इसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे एक साधारण माँ बेटे का संवाद जीवन के गहरे संदेश को प्रस्तुत करने का माध्यम बनता है। यशोधरा द्वारा बुद्ध के जीवन की घटना सुनाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह राहुल को नैतिकता, करुणा और न्याय का महत्व सिखाने का प्रयास है। कठिन शब्दों के अर्थ। हठ, जिद, बार बार किसी बात को मनवाने का प्रयास। घटित, जो घटना घटी हो, जो हुआ हो। कहानी का रूप, किसी घटना को सरल और रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करना। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने? मुझको अपनी नानी। व्याख्या। इस अंश में राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करता है। यशोधरा मजाकिया लहजे में जवाब देती है, पूछती है कि क्या उसने उन्हें अपनी नानी समझ लिया है। यह संवाद माँ और बेटे के बीच के स्नेहपूर्ण और हल्के-फुल्के संबंध को दर्शाता है। यशोधरा के शब्दों में हंसी मजाक और प्यार का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। नानी, माँ की माँ। कहानी, कोई कथा या घटना जिसे रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। व्याख्या। इस पंक्ति में राहुल एक हल्का फुल्का मजाक करते हुए अपनी माँ से बात करता है। वह अपनी माँ के साथ जुड़ाव और स्नेह को व्यक्त करने के लिए चेटी, बातूनी या छोटी बच्ची के संदर्भ में प्रयुक्त का उल्लेख करता है। यह पंक्ति माँ और बेटे के आपसी संवाद को और भी रोचक और सजीव बनाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। चेटी, दासी। नानी की बेटी। राहुल अपनी माँ को मजाक में उनकी नानी की बेटी कहता है। इस पंक्ति में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने की जिद को जारी रखता है। वह माँ से आग्रह करता है कि वह आराम से लेटे हुए ही कहानी सुनाए और यह पूछता है कि कहानी में राजा होगा या रानी। राहुल का यह सवाल कहानी को लेकर उसकी उत्सुकता और कल्पना शक्ति को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। लेटी ही लेटी, आराम से लेटे हुए। राजा था या रानी, यह प्रश्न कहानी के विषय को जानने की जिज्ञासा को दर्शाता है। माँ कह एक कहानी। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। व्याख्या। इस पंक्ति में माँ यशोधरा कहानी की शुरुआत करती हैं। वह राहुल को बताते हुए कहती हैं कि उसके पिता गौतम बुद्ध, तात, सुबह सुबह उपवन, बगीचे में टहलने जाते थे। यह पंक्ति कहानी के विषय को धीरे धीरे उजागर करती है और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना की ओर इशारा करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। उपवन, बगीचा या हरा भरा स्थान। तात, पिता के लिए प्रयोग होने वाला आदरयुक्त संबोधन। भ्रमण, टहलना या सैर करना। जहां सुरभि मनमानी। जहां सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। व्याख्या।
इस पंक्ति में माँ यशोधरा उपवन का वर्णन करती हैं, जहाँ प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में खिली हुई थी। सुरभि मनमानी का तात्पर्य है कि वहाँ फूलों की खुशबू हर दिशा में फैली हुई थी और माहौल बेहद आनंदमय था। राहुल इस खूबसूरत दृश्य का वर्णन सुनकर उत्साहित होता है और कहानी को आगे बढ़ाने की माँ से सहमति देता है। कठिन शब्दों के अर्थ। सुरभि, फूलों की महक, सुगंध। मनमानी, अपनी इच्छा के अनुसार होना। यहाँ यह प्रकृति के सौंदर्य के मुक्त प्रवाह को दर्शाता है। वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। व्याख्या। इस पंक्ति में यशोधरा उपवन का और अधिक सजीव वर्णन करती हैं। अलग अलग रंगों के सुंदर फूल खिले हुए थे, जिन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके फूलों और पेड़ों को हिला रहे थे और पास का पानी हवा के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। यह सब मिलकर एक अद्भुत और शांतिपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। वर्ण के फूल, अलग अलग रंगों के फूल। हिमबिंदु, ओस की बूंदें जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं। झलमल, चमकना, झिलमिलाना। लहराता था पानी, पानी का धीरे धीरे हिलना। लहराता था पानी। हाँ, यही कहानी। व्याख्या। इस पंक्ति में यशोधरा द्वारा प्रस्तुत किए गए उपवन के सौंदर्य से राहुल पूरी तरह से सम्मोहित हो गया है। लहराता था पानी, उपवन में बहते हुए पानी की जीवंतता और शांतिपूर्ण दृश्य को चित्रित करता है। राहुल इस दृश्य का आनंद लेते हुए सहमति प्रकट करता है और अपनी माँ से कहानी को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। लहराता था पानी, पानी का धीरे धीरे हिलना, जो हवा के कारण लहरों का रूप लेता है। हाँ, यही कहानी। राहुल का इस दृश्य और वर्णन को पसंद करना और इसे कहानी का हिस्सा मानना। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि। व्याख्या। इस पंक्ति में यशोधरा उपवन के वातावरण को और अधिक सजीव बनाती हैं। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे उपवन को संगीतमय बना रहा था। अचानक एक हंस, जो उड़ रहा था, एक तीर शर से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। यह घटना उपवन की शांत और सुखदायक स्थिति को बदल देती है और पीड़ा का माहौल उत्पन्न करती है। पक्ष की हानि से तात्पर्य है कि एक निर्दोष पक्षी को घायल कर दिया गया, जिससे उसकी स्वतंत्रता और जीवन संकट में पड़ गया। कठिन शब्दों के अर्थ। खग, अपक्षी। कलकल स्वर, मधुर और सुरीली आवाज। बिद्ध, घायल, तीर से आहत। खगशर, पक्षी को लगने वाला तीर। पक्ष की हानि, पक्षी का घायल होना या उसे कोई नुकसान होना। हुई पक्ष की हानि। करुणाभरी कहानी। व्याख्या। इस पंक्ति में घायल पक्षी की स्थिति पर गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। पक्ष की हानि से तात्पर्य है कि एक निर्दोष पक्षी को अनावश्यक रूप से आहत किया गया, जिससे उसके जीवन पर संकट आ गया। इस घटना को करुणाभरी कहानी
कहकर यशोधरा राहुल के भीतर सहानुभूति और करुणा की भावना जगाने का प्रयास करती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। पक्ष की हानि, पक्षी को घायल करने या उसे नुकसान पहुंचाने का कृत्य। करुणा, दया और सहानुभूति का भाव। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। व्याख्या। इस पंक्ति में गौतम बुद्ध की करुणा और संवेदनशीलता का परिचय मिलता है। घायल हंस को देखकर वे तुरंत हरकत में आते हैं और उसे उठाते हैं। उनकी देखभाल और सहानुभूति के कारण हंस को मानो नया जीवन मिल जाता है। नया जन्म सा उसने पाया, यह बताता है कि घायल पक्षी, जो लगभग अपने जीवन को खो चुका था, बुद्ध की दया के कारण जीवित रह सका। कठिन शब्दों के अर्थ। चौंक, अचानक किसी अप्रत्याशित घटना पर प्रतिक्रिया। उठाया, घायल पक्षी को सहायता के लिए अपने पास लाना। नया जन्म, जीवन के प्रति पुनः प्राप्त अवसर, यहाँ हंस का जीवन बचना। इतने में आखेटक आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी। व्याख्या। इस पंक्ति में कहानी में एक नया मोड़ आता है। घायल हंस को उठाने के बाद आखेटक, शिकारी, वहां पहुंचता है। वह अपने लक्ष्य को सिद्ध, पूरा मानते हुए हंस को अपना शिकार मानता है। यह पंक्ति हिंसा और दया के बीच के टकराव को इंगित करती है, जहां शिकारी का उद्देश्य केवल अपने शिकार को पाना है, जबकि बुद्ध से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। आखेटक, शिकारी, जो शिकार करता है। लक्ष्य सिद्धि, अपने उद्देश्य को पूरा करना, यहाँ हंस को पकड़ने की बात हो रही है। मानी, गर्व से मानने वाला। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। व्याख्या। इस पंक्ति में कहानी का विरोधाभास और नैतिकता का संघर्ष उजागर होता है। इसे कोमल कठिन कहानी कहा गया है क्योंकि इसमें करुणा और दया के भावों के साथ साथ एक नैतिक निर्णय लेने की जटिलता भी है। शिकारी, आखेटक, ने घायल पक्षी को अपना शिकार मानते हुए मांगा, लेकिन गौतम बुद्ध, तात, ने पक्षी की रक्षा का निर्णय लिया। उन्होंने न केवल पक्षी को बचाने की कोशिश की, बल्कि उसकी रक्षा के लिए अडिग रहे। कठिन शब्दों के अर्थ। कोमल कठिन कहानी, कहानी का भावनात्मक और नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण पक्ष। आहत पक्षी, घायल पक्षी। तात, पिता, यहाँ गौतम बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। रक्षी, बचाने वाले, रक्षक। तब उसने, जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। व्याख्या। इस पंक्ति में आखेटक, शिकारी, के दृढ़ संकल्प को दर्शाया गया है। वह, जो पक्षियों का भक्षक, शिकारी, अपने शिकार को पाने के लिए अड़ जाता है। हट करने की ठानी, यह दर्शाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में घायल पक्षी को पाने का अपना इरादा नहीं बदलने वाला है। यह उसके स्वार्थ और हिंसक प्रवृत्ति को प्रकट करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। खगभक्षी, पक्षियों का शिकार करने वाला, यहाँ शिकारी। हट, जिद, किसी बात पर अड़े रहना। ठानी, निश्चय करना या निर्णय लेना। हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। व्याख्या। इस पंक्ति में यह दिखाया गया है
कि शिकारी ने अपने पक्ष को लेकर हट दिखाने का निर्णय कर लिया। वह घायल पक्षी को पाने के लिए अड़ गया, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई। अब बढ़ चली कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कहानी अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां दया और स्वार्थ के बीच संघर्ष और तीव्र हो जाएगा। कठिन शब्दों के अर्थ: हट करने की ठानी, जिद पर अड़ जाना या अपने निर्णय से पीछे न हटने का निश्चय करना। बढ़ चली कहानी आगे एक निर्णायक चरण की ओर बढ़ रही है। हुआ विवाद सदर निर्दय में। उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में। व्याख्या: इस पंक्ति में दया, सदय और निर्दय के बीच टकराव का वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध, जो दया और करुणा का प्रतीक हैं, घायल पक्षी को बचाने के लिए प्रयासरत है। वहीं शिकारी, जो निर्दयता और स्वार्थ का प्रतीक है, अपने शिकार के अधिकार पर जोर देता है। दोनों अपने अपने पक्ष के प्रति दृढ़ रहते हैं, जिससे यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि इसे सुलझाने के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। कठिन शब्दों के अर्थ: सदय, दयालु और करुणामय व्यक्ति। निर्दय, क्रूर या दया रहित व्यक्ति। उभय आग्रही, दोनों पक्ष अपने अपने विषय पर अड़े रहना। न्यायालय, वह स्थान जहां न्याय किया जाता है, यहाँ विवाद का समाधान खोजा जाता है। इस पंक्ति में यह संकेत दिया गया है कि विवाद न्यायालय तक पहुंचने के बाद सभी ने इस मामले को सुना और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय में प्रस्तुत विवाद ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और इसने लोगों को गौतम बुद्ध के करुणामय स्वभाव और शिकारी की निर्दयता के बीच का अंतर समझने का अवसर दिया। कठिन शब्दों के अर्थ: सुनी, सभी ने विवाद की बातों को सुना। जानी, विवाद के विषय को समझा या इसके बारे में जागरूक हुए। सुनी, सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। व्याख्या: इस पंक्ति में यह बताया गया है कि गौतम बुद्ध और शिकारी के बीच का विवाद, जो न्यायालय तक पहुंचा, अब व्यापक रूप से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। सुनी, सभी ने जानी से तात्पर्य है कि इस घटना को न्यायालय में उपस्थित सभी लोगों ने सुना और समझा। व्यापक हुई कहानी इंगित करता है कि यह कहानी अब केवल विवाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसा संदेश बन गई जिसे समाज के अन्य लोगों ने भी जाना और इस पर विचार किया। कठिन शब्दों के अर्थ: सुनी, सभी ने जानी, विवाद के बारे में सभी ने सुना और इसकी जानकारी ली। व्यापक हुई कहानी का प्रभाव और प्रसार समाज में अधिक हो गया। राहुल, तो निर्णय कर इसका। न्याय पक्ष लेता है किसका? माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। व्याख्या: इस पंक्ति में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को नैतिकता पर आधारित एक महत्वपूर्ण सवाल का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। वह राहुल से पूछती है कि इस विवाद में न्याय किसके पक्ष में है, दया और करुणा, गौतम बुद्ध, या स्वार्थ और हिंसा, शिकारी। राहुल इस पर विचार करता है और माँ से यह पुष्टि चाहता है कि वह कहानी को सही तरीके से समझ रहा है और इससे सही निष्कर्ष निकाल रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ:
न्याय पक्ष वह पक्ष जो सही और नैतिक रूप से न्यायोचित हो। बानी यहाँ इसका अर्थ है समझ या विचार। कहानी सुन रहा हूँ, कहानी के संदेश को समझने की प्रक्रिया। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे। व्याख्या। इस पंक्ति में यशोधरा कहानी के माध्यम से राहुल को यह महत्वपूर्ण सवाल पूछती है कि यदि कोई निर्दोष निरपराध को मारता है तो क्या दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसे बचाया जाए? रक्षक पर भक्षक को वारे का अर्थ है कि यदि हम रक्षक, जो दया और न्याय का प्रतीक है, के बजाय भक्षक, जो हिंसा और स्वार्थ का प्रतीक है, का समर्थन करते हैं, तो यह नैतिक रूप से गलत होगा। कठिन शब्दों के अर्थ। निरपराध, निर्दोष, जिसने कोई गलती या अपराध न किया हो। उबारे, बचाना या रक्षा करना। रक्षक, सुरक्षा करने वाला व्यक्ति। भक्षक, हानि पहुंचाने वाला या नाश करने वाला। न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। व्याख्या। इस पंक्ति में कहानी का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। न्याय दया का दानी का तात्पर्य है कि सच्चा न्याय वही है जो दया और करुणा पर आधारित हो। यशोधरा ने राहुल को यह सिखाया है कि न्याय हमेशा कमजोर और निर्दोष की रक्षा करने के लिए होना चाहिए। तूने गुनी कहानी का अर्थ है कि राहुल ने कहानी का संदेश और उसका नैतिक पक्ष समझ लिया है। कठिन शब्दों के अर्थ। न्याय, सही और सच्चे निर्णय का आधार। दया का दानी, दया और करुणा से प्रेरित व्यक्ति। गुनी कहानी, कहानी का अर्थ और संदेश समझ लेना। संदेश। प्रस्तुत कविता में निर्बल, असहाय और घायलों की निस्वार्थ सहायता एवं रक्षा करने का संदेश दिया गया है। व्याख्या। कविता के माध्यम से यह सिखाया गया है कि दया, करुणा और न्याय के गुणों को अपनाना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी के पात्र गौतम बुद्ध ने न केवल घायल पक्षी की रक्षा की, बल्कि यह भी दिखाया कि न्याय और दया के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। कविता यह प्रेरणा देती है कि हमें दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए और उनकी मदद के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आना चाहिए। प्रमुख सीख। निस्वार्थ सहायता, कमजोर और जरूरतमंदों की मदद करना मनुष्य का कर्तव्य है। दया और न्याय का मेल। न्याय तभी सच्चा होता है जब उसमें करुणा हो। निर्बल की रक्षा, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी मदद करना हमारा दायित्व है। जीवन मूल्यों का पालन। सही निर्णय लेने के लिए करुणा और नैतिकता को आधार बनाना चाहिए। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल की घटना का वर्णन किया गया है, जहां वह अपनी माता यशोधरा से कहानी सुनाने की इच्छा रखता है। एक दिन शिकार करते समय राजा और उसके सेवक को प्यास लगती है। सेवक को पानी लेने के लिए एक नेत्रहीन साधु के पास जाना पड़ता है, जो प्रारंभ में पानी देने से इनकार करता है। राजा को समझ में आता है कि सेवक ने संभवतः कठोर व्यवहार किया होगा।
जब राजा विनम्रता से पानी मांगता है तो साधु उसकी विनम्रता देखकर उसे पानी देने को तैयार हो जाता है। साधु समझाता है कि विनम्रता और मीठी वाणी का महत्व होता है, विशेष रूप से जब हम किसी से कुछ मांगते हैं। इस घटना से सेवक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह विनम्र बनने का संकल्प लेता है। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सदैव विनम्रता और मीठी वाणी से बात करनी चाहिए, जिससे दूसरों का दिल जीत सकते हैं और कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। विनम्रता का महत्व। किसी से कुछ मांगते समय विनम्रता से बात करना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को आसानी से स्वीकार करे। मीठी वाणी का प्रभाव। मीठी और स्नेही बोली से हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। सहानुभूति और समझ। दूसरों की स्थिति को समझना और उनके दृष्टिकोण से विचार करना महत्वपूर्ण है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और सुधार। अपनी गलतियों का एहसास करना और उनसे सीखना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। सकारात्मक संचार। स्पष्ट और सकारात्मक संचार से संबंध मजबूत होते हैं और संघर्ष कम होते हैं।